12वीं शताब्दी का भारत, जब राजपूताना की धूल भरी हवाएं वीरों के शौर्य की कहानियां सुनाती थीं। रेत के टीलों पर ऊंटों की टापों की गूंज, भव्य किलों की प्राचीरों पर लहराते केसरिया ध्वज और रणभूमि में नगाड़ों की गड़गड़ाहट, मानो हर कण ये घोषणा करता हो कि ये धरती वीरों की है। यही वो युग था जब राजपूताना की मिट्टी केवल मिट्टी नहीं थी, बल्कि हर कण में बलिदान की अग्नि और शौर्य का संकल्प समाया था। जहां एक ओर शाही दरबारों में रजवाड़ों का वैभव दमकता था, तो वहीं दूसरी ओर रणभूमि में तलवारों की टकराहट और घोड़ों की टापें वीरों की पहचान बन चुकी थीं। ये काल केवल राजनीति और सत्ता संघर्ष का नहीं था, ये वो युग था जब कवि और चारण अमर गाथाएं गढ़ रहे थे, जब प्रेम और साहस एक साथ इतिहास के पन्नों पर अंकित हो रहे थे। और इन्हीं वीर गाथाओं के बीच जन्म लेती है एक कथा, जो केवल प्रेम की नहीं, बल्कि साहस, सम्मान और बलिदान की पराकाष्ठा है। ये है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की अमर प्रेम गाथा। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता और दिल्ली अजमेर के शूरवीर पृथ्वीराज चौहान की ये कथा हमारी संस्कृति में प्रेम और साहस का प्रतीक है, जो आज भी राजस्थानी लोकगीतों, कविताओं और इतिहास की किताबों में जिंदा है और जिंदा रहेगी। 1166 ईस्वी, अजमेर। राजमहल में उत्सव का वातावरण है। दीपों की रोशनी, शंखों की ध्वनि और महारानी के कक्ष से आती ललबाइज। जन्म हुआ है उस शिशु का जो आने वाले समय में समस्त राजपूताना का गौरव बनेगा। कहते हैं बालक के मुखमंडल पर तेज इतना प्रखर था कि ज्योतिषियों ने कह दिया, ये बालक केवल राजगद्दी का वारिस ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर नायक होगा। बचपन से ही पृथ्वीराज खेलों में असाधारण थे। जहां अन्य राजकुमार खिलौनों से खेलते, वहीं पृथ्वीराज लकड़ी की तलवार से अपने साथियों को युद्ध का अभिनय कर हराते। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने वास्तविक युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर दी। उन्होंने शत्रु सेनापतियों को अपने धनुष और भाले से परास्त किया और पहली बार उनका नाम रणभूमि से बाहर निकला। दरबारियों और जनमानस ने कहना शुरू कर दिया, ये है राजपूताना का शेर, जिसके गर्जन से ही शत्रु कांप उठेंगे। उनकी शिक्षा भी अनुपम थी। संस्कृत के श्लोक और फारसी की कविताएं दोनों पर समान अधिकार, शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता अपार सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति। उनकी आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान पूरे महल को आलोकित कर देती। लेकिन उनकी असली शक्ति थी उनका आत्मसम्मान और निर्णय लेने की क्षमता। जब जब राज दरबार में पृथ्वीराज की वीरता की चर्चा होती, जब जब भाट और कवि उनके शौर्य के गीत सुनाते, संयोगिता का मन विचलित होता। वो उस वीर को देखना चाहती थीं जिसने इतनी कम उम्र में शत्रुओं को परास्त कर दिया था। महल की ऊंची बालकनी पर खड़ी होकर संयोगिता अक्सर क्षितिज को निहारा करती। उनके मन में उठता प्रश्न, क्या यही वो वीर होगा जो मेरे हृदय की धड़कनों से जुड़ जाएगा? धीरे धीरे उनका आकर्षण प्रेम में बदल गया। उन्होंने तय कर लिया, मैं अपना जीवन उस वीर के साथ ही बिताऊंगी जो पूरे भारत की रक्षा कर सकता है, पृथ्वीराज चौहान। कन्नौज का राजा जयचंद, गर्व और महत्वाकांक्षा से भरा शासक। वो नहीं चाहता था कि उसकी पुत्री उस राजा से विवाह करे जिसे वो अपना प्रतिद्वंदी मानता था। दिल्ली और कन्नौज की प्रतिद्वंदिता वर्षों पुरानी थी। जयचंद को लगता था कि पृथ्वीराज की बढ़ती लोकप्रियता उसके वैभव को ढक लेगी, और जब उसे ज्ञात हुआ कि संयोगिता के हृदय में पृथ्वीराज के लिए प्रेम है, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने तय किया कि वो एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करेगा। सैकड़ों राजकुमार और राजा वहां आमंत्रित किए जाएंगे, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं, बल्कि अपमानित करने के लिए दरबार के द्वार पर उसकी केवल एक प्रतिमा रखी जाएगी, ताकि पूरी सभा उसका मजाक उड़ाए। जयचंद के मन में यही योजना थी, मैं अपनी पुत्री को तो दूंगा किसी और को, लेकिन अपने शत्रु पृथ्वीराज को नहीं। कन्नौज का राजमहल दीपों और फूलों से सजा हुआ। सभा भवन में सैकड़ों राजकुमार खड़े थे। सभी की आंखों में स्वप्न था कि वो राजकुमारी का वर बनेंगे। संयोगिता हाथ में वरमाला लिए धीरे धीरे सभा में प्रवेश करती हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं, शहनाई की ध्वनि गूंजती है। वो एक एक राजकुमार को देखती हैं, पर किसी पर ठहरती नहीं, और फिर उनकी दृष्टि जाती है पृथ्वीराज की प्रतिमा पर। सभा में सन्नाटा छा जाता है।
संयोगिता साहसपूर्वक आगे बढ़ती हैं और प्रतिमा के गले में वरमाला डाल देती हैं। राजकुमारों की आंखों में अविश्वास, जयचंद का चेहरा क्रोध से लाल। और तभी सभा में गूंजती है घोड़ों की टाप। दरवाजे टूटते हैं और भीतर आते हैं स्वयं पृथ्वीराज चौहान, सोने जैसे चमकते कवच में, हाथ में तलवार और आंखों में प्रेम का तेज। वे संयोगिता का हाथ थामते हैं। सभा गूंज उठती है। ये कैसा अपमान, ये कैसा दुस्साहस! राजा और राजकुमार क्रोधित हो उठते हैं, लेकिन पृथ्वीराज ने संयोगिता को अपने अश्व पर बिठाया और सबकी आंखों के सामने कन्नौज से निकल गए। ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट, शंख की ध्वनि और प्रेम की विजय का ऐतिहासिक दृश्य। जयचंद का अपमान अब असहनीय हो चुका था। उसने प्रतिज्ञा की, मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। उधर पश्चिम से आ रहा था आक्रांता मोहम्मद घोरी, भारत की भूमि पर अपना अधिकार जमाने के लिए आतुर। जयचंद ने अपने स्वार्थ और प्रतिशोध के लिए उससे हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि घोरी और जयचंद की गुप्त मुलाकातों में षड्यंत्र रचे गए। अगर पृथ्वीराज हार जाएगा तो दिल्ली और अजमेर हमारे हाथ होंगे। पहला तराइन का युद्ध 1191। पृथ्वीराज ने वीरता से घोरी को हराया। भारत की भूमि गूंज उठी उनके विजय के जयकारों से, लेकिन विश्वासघात ने उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। दूसरा तराइन का युद्ध 1192। इस बार घोरी और जयचंद की संयुक्त योजना सफल रही। पृथ्वीराज बंदी बनाए गए। किंवदंती कहती है कि उन्हें अंधा कर दिया गया, लेकिन अंधकार में भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने मित्र कवि चंद्र बरदई की सहायता से उन्होंने आखिरी बार धनुष उठाया, और जब घोरी ने उनका उपहास किया तो उनके बाण ने उसे भेद दिया। संयोगिता अपने प्रिय की हार और अपमान सह न सकीं। किंवदंती है कि उन्होंने जौहर कर लिया और अग्नि में प्रवेश कर अमर हो गईं। आज भी लोकगीतों में गाया जाता है, दिल्ली का शेर और कन्नौज की राजकुमारी, दोनों ने अपने प्रेम और साहस से इतिहास में अमर स्थान बनाया। ये गाथा केवल एक राजा और रानी की प्रेम कथा नहीं है, ये एक युग का प्रतीक है, जहाँ शौर्य और प्रेम साथ साथ चलते हैं, जहाँ मृत्यु भी प्रेम को रोक नहीं पाती और जहाँ विश्वासघात भी वीरता को मिटा नहीं पाता। पृथ्वीराज और संयोगिता आज भी इतिहास और लोक कथाओं में अमर हैं। अगर आपको ये ऐतिहासिक गाथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक व प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहें।